नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बीजेपी के गढ़ में हरा दिया। बांकीपुर विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता नहीं खुला था, लेकिन आज नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट प्रशांत किशोर ने बीजेपी से बड़े आराम से जीत ली। बीजेपी को झटका मध्य प्रदेश में भी लगा। दतिया सीट भी बीजेपी बाई इलेक्शन में हार गई। हालांकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी और मध्य प्रदेश में मोहन यादव इस बार के चुनावी इम्तिहान में फेल हो गए। बिहार की हार इसलिए बड़ी है क्योंकि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला इलेक्शन था। बीजेपी अध्यक्ष की सीट थी। 30 साल से बांकीपुर बीजेपी के कब्जे में थी। सम्राट चौधरी खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए थे। इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने भारी जीत हासिल की। बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ जो फैसला बीजेपी के खिलाफ चला गया? क्या बाई इलेक्शन का नतीजा बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत माना जाएगा? प्रशांत किशोर की तरफ से क्या बीजेपी का वोटर शिफ्ट होने का फायदा हुआ, या आरजेडी कांग्रेस का वोटर अब प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर देखने लगा, या प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ी? क्या बीजेपी कॉम्प्लेसेंट थी? बांकीपुर और दतिया सीट के चुनाव नतीजों का सियासी असर क्या होगा, इसकी भी बात करेंगे आज की बात में। मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी बांकीपुर में क्यों हारी, जनसुराज का खाता खुलना बिहार की राजनीति में किस बदलाव का संकेत है, सम्राट चौधरी की मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बांकीपुर सीट के चुनाव नतीजे की डिटेल दिखा देता हूं। बांकीपुर में आज जब ईवीएम्स खुली, उसके बाद से ही जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर हर राउंड में बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा से आगे चलते रहे। काउंटिंग राउंड बढ़ने के साथ साथ वोट्स का मार्जिन भी बढ़ता गया। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, जनसुराज के सपोर्टर्स का जोश भी बढ़ता गया। दोपहर 12 बजे तक तय हो गया था कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ही जीतेंगे। प्रशांत किशोर ने यह सीट करीब 19,000 वोटों के अंतर से जीत ली। उन्हें करीब 50% वोट मिले। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रहीं, उन्हें कुल 11% वोट मिले। लेकिन फिर भी आरजेडी के नेता को अपनी हार का गम नहीं है, उन्हें बीजेपी के हार की खुशी है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि बांकीपुर सीट आरजेडी ने कभी जीती नहीं थी, ये बीजेपी की सीट थी, बीजेपी की सबसे मजबूत सीट थी। इस सीट पर विरोधी दल का जीतना बड़ी बात है, और ये कुछ हद तक सच भी है। बांकीपुर सीट पर 1995 से 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 3 चुनाव में नितिन नवीन को बांकीपुर में 60% से ज्यादा वोट मिले थे। बांकीपुर शहरी इलाके की सीट है, इसलिए यहां पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहता है। पिछले चुनाव में 41% पोलिंग हुई थी। इसके बाद भी नितिन नवीन को 62% वोट मिले थे। वो 51,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन इस बार पोलिंग परसेंटेज घटकर 34% रह गया, और बीजेपी को मिले वोटों का परसेंट भी 60 से घटकर 34 पर आ गया। बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, मुख्यमंत्री आवास इसी इलाके में आता है। कैंपेन की कमान सम्राट चौधरी ने संभाली थी। प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर के निशाने पर भी सम्राट चौधरी ही रहते थे। आज जीत के बाद भी प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने बांकीपुर की जनता से सम्राट चौधरी को हराने के नाम पर ही वोट मांगे थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि जनता का संदेश सुनने के बाद भी वो बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी जैसे नेता के हाथ में ही रखती है या उसे बदल देती है। विधायक बनके ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में
बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। प्रशांत किशोर ने कहा वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं, लेकिन बिहार के लोगों की आवाज़ पूरे दमखम के साथ विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा वो ये वादा तो नहीं करते कि बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, लेकिन 2-3 महीने में बांकीपुर में बदलाव जरूर दिखेगा। इसके बाद प्रशांत किशोर फिर सम्राट चौधरी के मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर किसी कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो बहुत से विकल्प हैं। सम्राट चौधरी के अलावा किसी और कुशवाहा नेता को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। बांकीपुर में जीत जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के लिए जितनी बड़ी है, उतनी ही बीजेपी और सम्राट चौधरी के लिए बड़ी हार है। प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास आमतौर पर बैकग्राउंड में रहती हैं, लेकिन आज चुनाव नतीजा आने के बाद जानवी कैमरे के सामने आई। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का रिजल्ट बिहार में बदलाव की शुरुआत है। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता। बांकीपुर सीट पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट से रविशंकर प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये सीट पूरी तरह शहरी इलाके में है। शहरी इलाकों में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। बांकीपुर में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। नितिन नवीन खुद कायस्थ हैं, रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ हैं। इसके बाद भी बीजेपी सीट कैसे हार गई? सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब एक ही है, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा, अति आत्मविश्वास। बीजेपी के नेताओं ने जल्दबाजी में पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया, फिर नाम वापसी के आखिरी दिन उम्मीदवार बदला, युवा मोर्चे के लोकल लीडर नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। इसके बाद जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो कैंपेन के दौरान खूब घुमाया। दावा किया गया कि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहां से कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दे तो जीत जाएगा, इसलिए बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान
बार बार इसका जिक्र किया। उन्होंने बांकीपुर के लोगों को समझाया कि बीजेपी आपको इंसान नहीं समझती, बीजेपी को वोटर की चिंता नहीं है, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिल्ली वाले जिस बयान को इशू बनाया उसकी हकीकत भी आपको बता देता हूं। कैंपेन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुछ लोग उनसे कह रहे थे कि बांकीपुर में बीजेपी किसी कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा। रविशंकर ने कहा था इस तरह की बातें गलत हैं, बीजेपी इससे सहमत नहीं है। बीजेपी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के इस बयान को काट छाट कर सर्कुलेट कर दिया गया और प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाया। प्रशांत किशोर इलेक्शन के रणनीतिकार हैं। उन्होंने बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतरकर बड़ा रिस्क लिया था। प्रशांत किशोर का कहना था कि बांकीपुर पटना शहर की सीट है, ज्यादातर वोटर पढ़े लिखे हैं, बड़े व्यवसायी हैं, नेता हैं, सब इस इलाके में रहते हैं। अगर वो बदलाव की बात बांकीपुर के लोगों को नहीं समझा सकते, अगर जन स्वराज पार्टी बांकीपुर में नहीं जीत सकती तो बिहार की किसी सीट पर कभी नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर ने इसे लिटमस टेस्ट माना और वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहे। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आत्मविश्वास में खोए रहे, जबकि प्रशांत किशोर ने ग्राउंड पर काम किया। ऐसा नहीं था कि नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर ने काम शुरू किया। मेरी जानकारी है कि जिस दिन बीजेपी ने नितिन नवीन को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया, प्रशांत किशोर ने उसी दिन बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बांकीपुर के हर वार्ड की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाई। पटना के ज्यादातर वार्ड इसी असेंबली सेगमेंट में आते हैं। वार्ड नंबर 4, 5 और 7 से लेकर वार्ड नंबर 13 और 15 सारे इसी विधानसभा इलाके में हैं। नितिन नवीन का घर जिस वार्ड में है, वहां बारिश का पानी भरा रहता था, नालियों का पानी गलियों में जमा होता था। मुद्दा छोटा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे बड़ा बनाया। लोगों को समझाया कि बीजेपी की सरकार है, पार्षद से लेकर विधायक तक और संसद तक सब बीजेपी के हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने इलाके के लोगों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को इलाके में भेजा और पानी को निकाला। इसका असर हुआ। आज जब काउंटिंग चल रही थी, उस वक्त जन स्वराज के नौजवान वॉलंटियर्स ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा जो काम करेगा जनता उसी का साथ देगी। बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में ही नहीं हारी, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के वार्ड में भी पार्टी पिछड़ गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर जितने वोट नहीं पा सके। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर की जनता के फैसले को पार्टी स्वीकार करती है। कहां कमी हुई, कहां चूक हुई, इन सब पर पार्टी विचार करेगी और कमियों को दूर किया जाएगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसके लिए हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई देंगे। बांकीपुर के चुनाव के नतीजों को एनालाइज किया जन स्वराज पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती ने। उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत के 3 फैक्टर बताए। सबसे पहले बांकीपुर की जनता की सोच में जो बदलाव हुआ था वो पहला कारण है। दूसरा, जन स्वराज की कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया और बांकीपुर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, उनको सहारा दिया, बूथ तक आकर
आसानी से वोट डाला। और तीसरा कारण हमारी जीत का है बीजेपी की दुष्टता। उन्होंने अपने गुंडों को लेकर जिस तरह से आम जनता को परेशान किया, डराया, धमकाया और इस काम में उन्होंने प्रशासन की भी मदद ली, इन सब से बांकीपुर में लोग उनके खिलाफ हो गए। ये भी एक सत्य है। बांकीपुर में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। असेंबली इलेक्शन के दौरान भी उसका प्रदर्शन खराब था, लेकिन आरजेडी के नेता इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी का अहंकार टूटा। हालांकि इसके साथ ही आरजेडी के स्पोक्सपर्सन शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर को भी ये नसीहत दी कि एक सीट पर चुनाव जीतकर वो खुद को मुख्य विपक्षी नेता न समझने लगे। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। एक अहंकार को तोड़ा है, दूसरे किसी को अहंकार में आने की जरूरत नहीं। बाकी पूरे चुनाव के नतीजे सामयिक निर्णय का हिस्सा है। कभी कभी संयोग जब बनता है तो जिस डाल पे कौवा बैठता है तो डाल टूट जाता है, तो कौवा को अभिमान नहीं करना चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया। बड़ी बात यह नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव जीत लिया। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसकी सबसे पक्की सीट पर हरा दिया। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। अध्यक्ष जी यहां से 5 बार लगातार चुनाव जीते थे। दूसरी बात, बिहार में बीजेपी पीके को कुछ नहीं समझती थी। उसकी वजह भी थी। पिछले साल पीके ने विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी की सारी सीटें हार गए। बांकीपुर से उस समय पीके को 5% से भी कम वोट मिले थे। और तीसरी बात है कि बीजेपी ने इस चुनाव में ताकत लगाई, 40 स्टार कैंपेनर्स को उतारा। प्रशांत किशोर ने 250 प्रोफेशनल्स की मदद से गली गली में जाकर चुनाव जीता। बीजेपी की हर कमी को साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट किया। सम्राट चौधरी की छवि, नेताओं का अहंकार, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सब कुछ पीके के काम आया। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर पार्टी, कास्ट और लीडर जैसे सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ये जीत बिहार की राजनीति में पीके के लिए नया रास्ता खोलेगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी। आज बीजेपी को दूसरा झटका मध्य प्रदेश में लगा। दतिया सीट के बाय इलेक्शन में भी बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराया। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी यह सीट कांग्रेस ने ही जीती थी। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन एक पुराने केस में राजेंद्र भारती को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी, इसलिए उनकी मेंबरशिप चली गई। बाई इलेक्शन हुआ। नोट करने वाली बात है कि नरोत्तम मिश्रा का घर दतिया के जिस वार्ड में है, उस वार्ड में भी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से 27 वोट ज्यादा मिले। दतिया में बीजेपी की हार नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी बड़ा झटका है। रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के कैंप में खुशी है, जश्न है। बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया का नतीजा बीजेपी की सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता का गुस्सा है। यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय
उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना, दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए उसी का नतीजा है ये दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया में हार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि नतीजा तो चौंकाने वाला है, लेकिन अच्छी बात है कि दतिया में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के 1700 वोट बढ़े हैं। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी को ही कैसे हराती है, दतिया की हार इसी का एग्जाम्पल है। पहले ये नरोत्तम मिश्रा की सीट थी, फिर वो कांग्रेस से हार गए, मंत्री भी नहीं रहे। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो उम्मीद बढ़ी, वो तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थक पूरे जोश में थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। उनके समर्थकों ने शोर मचाया, नरोत्तम मिश्रा ने कई बार आंसू बहाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। अब लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू ने चुपचाप हरवा दिया। अब नरोत्तम मिश्रा शोर मचाएंगे और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता आंसू बहाएंगे। अब कर्नाटक की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सरकार बनाने के 60 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने बगावती तेवर दिखा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस हाईकमान के साथ विचार विमर्श करके मंत्रियों के नाम फाइनल किए थे। पहली बार ऐसा हुआ जब शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट राजभवन के बजाय कांग्रेस के दफ्तर से जारी हुई। पहले 20 विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन शाम को 19 मंत्रियों ने शपथ ली। आखिरी वक्त में गायत्री शांति गौड़ा का नाम कट गया। आज जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है उनमें बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, रिजवान अरशद, संतोष लाड और मधु बंगार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के करीबी जमीर अहमद खान का नाम भी है। जमीर अहमद खान पर बाई इलेक्शन में कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध करने का इल्जाम था। डीके शिवकुमार के सपोर्टर्स ने उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की थी, लेकिन आज जमीर अहमद खान को शिवकुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिली। पूर्व मुख्यमंत्री धर्म के सिंह के बेटे अजय सिंह को भी मंत्री बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट आई, उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस एमएलए यशवंत राय गौड़ा और वी पाटिल ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। इन विधायकों के सपोर्टर्स ने भी प्रोटेस्ट किया। सिद्धरमैया सरकार में मंत्री रही लक्ष्मी हेब्बालकर भी नाराज हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर टीबी जयचंद्र ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि डीके शिवकुमार ने किस आधार पर मंत्रियों के नाम तय किए। न इलाकों का ख्याल रखा, न जातियों का, न नेताओं की सीनियरिटी का। टीबी जयचंद्र ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस के लिए अगला चुनाव मुश्किल होगा। It looked like a Congress government. It is an all-party government. Lack of experience, lack of ability, a lack of failed to administer, and the state is facing a problem. Kaveri issue, other issues are also there, and drought issue. Are they able to run? And what yardstick is for them to choose this? टीबी जयचंद्रन कह रहे थे कि ये कांग्रेस की नहीं सभी पार्टियों की मिलीजुली सरकार लगती है। इस मंत्रिमंडल में सरकार चलाने के अनुभव से लेकर सरकार चलाने की क्षमता में कमी है।
कांग्रेस के एक और नाराज विधायक गोपाल स्वामी ने कहा कि डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के पुराने नेताओं की अनदेखी की है, ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। Been counted nowadays. It is a more that really it is an infliction that has inflicted in front of all these juniors also nowadays taking and also humiliating all the leaders. Cabinet looks like. Sir, we have been pained now. We are expressing our feelings. But one to one we are sitting. We are discussing all together also. In remote corners, wherever the people they are there, we have to go before them also. We have to take the opinion from them. एन भाई गोपाल कृष्णम की बात आपको हिंदी में बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब सारे वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे बढ़े। लेकिन जिन नेताओं को मंत्री पद मिल गया वो जाहिर है खुश हैं। कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने आज शपथ ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, सारे लोगों को तो मंत्री पद नहीं मिल सकता। जो नेता नाराज हैं वो भी इस बात को समझते हैं। पार्टी हाईकमान सबसे बात करेगा, सबको मना लिया जाएगा। Obviously, because their opportunities are limited, aspirants are many. The party has to walk a tight rope. So, few people have got opportunity, few people have not got. Who have not got might get it in the future. So, it's a family affair. We will all sit together and sort it. रिजवान कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह निश्चित है और हर कोई मंत्री बनना चाहता है, सबकी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती। रिजवान कह रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। असल में जब भी कहीं मंत्रिमंडल बनता है या विस्तार होता है तो कुछ लोग तो नाराज होते हैं, क्योंकि हर किसी को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन डीके शिव कुमार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो बैलेंस बनाना जानते हैं, बड़ी आसानी से सबको समझा बुझाकर शांत कर देंगे। इसलिए कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार से कौन नाराज हुआ, कौन खुश हुआ, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन नाराजगी वाकई में क्या होती है, इसका नजारा कांग्रेस को पंजाब में दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल आजकल पंजाब में कांग्रेस के सभी गुटों को एक साथ लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, वो जहां जाते हैं चन्नी के सपोर्टर नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ देते हैं, करे कराए पर पानी फेर देते हैं। आज भूपेश बघेल मुक्तसर में थे। ये राजा वडिंग का अपना इलाका है। यहां प्रोग्राम शुरू होता इससे पहले ही मुक्तसर में भूपेश बघेल गो बैक के पोस्टर लग गए। प्रोग्राम शुरू हुआ तो मंच पर राजा वडिंग के सारे करीबी नेता मौजूद थे। लेकिन भाषण शुरू होता इससे पहले ही एक व्यक्ति ने चन्नी के सपोर्ट में नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा वडिंग समझ गए मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने तुरंत नारे लगाने वाले शख्स को मंच पर बुलाया, माइक पर नारे लगाने को कहा और फिर कहा अब चन्नी को फोन करो। उसने चन्नी को फोन लगाया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो राजा वडिंग ने कहा कि मेरा नंबर ले लो, चन्नी साहब भले फोन ना उठाएं लेकिन मैं जरूर फोन पिकअप करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष के इस रुख का असर अच्छा हुआ। राजा वडिंग के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा भी चन्नी साहब का टेलीफोन ला। चन्नी साहब का टेलीफोन नंबर है मैं नारा मुंडे तो लवाया है कि हुण मैं इन्हों कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब का सीएम साहब का नंबर है जे है तो मला जो उन्होंने पूछेगा कि मैं नारा लाता ते मैं प्रोग्राम के विच गड़बड़ करना चाहना है, वो तेनू की कहणगे सुन ला। वो कहणगे ना, कांग्रेस के प्रोग्राम च गड़बड़ नहीं करनी, पर तू ला नंबर ला। चक दे कि नहीं, लेंगे जा रही है। ओ यार एक Being forwarded to voicemail. The person you are trying to reach. दोबारे लाला चक्या नहीं। चल कोई गल नहीं,
ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी। पब्लिक मीटिंग में ऐसा ड्रामा बहुत कम देखने को मिलता है और जब राजा वडिंग ने माइक संभाला तो इशारों इशारों में चन्नी पर हमला किया। राजा वडिंग ने कहा कि अकाली दल और बीजेपी तो चालू हैं ही, लेकिन कुछ अपने भी बेगाने हो गए हैं। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस को 80 में से 18 सीटों पर कौन लाया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਝਾੜੂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। गुनाह यह है कि 4 साल ਜਦੋਂ 80 सीटां साडे कोले कांग्रेस पार्टी दियां सीगियां, 80 तो असी 18 ते आ गए, 18 ते मेरा कसूर है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं। आज भगवंत मान ने कहा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। पंजाब के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आम लोगों की नहीं अपनी फिक्र है, इसलिए आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस बौखलाहट में है, उनको ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा मुद्दा। कांग्रेस में आपस की लड़ाई कुर्सी की वही ख़त्म नहीं हो रही, तो पंजाब की लड़ाई तो वो लड़ नहीं रहे, कोई पंजाब के मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि गो बैक मिस्टर बुघेल, आपस में कुर्सियां उनकी चल रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। उनका अपना ही नियुक्त किया हुआ प्रभारी है, तो अलग अलग गुटों में है। तो कांग्रेस की जो हालत इलेक्शन के आसपास जाके होती है, उसी हालत की तरफ पंजाब का यूनिट भी बढ़ रहा है, और हर रोज़ उनकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके लड़ाइयाँ होती हैं। और ये आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो लोग कहेंगे तुम ठीक कर लो, 2027 में आम आदमी पार्टी को दोबारा भारी बहुमत से सरकार में लाने वाले लोग। भगवंत मान को जवाब दिया भूपेश बघेल ने। बघेल ने कहा कि भगवंत मान कांग्रेस की फिक्र छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। उन्होंने कहा अगर आम आदमी पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कांग्रेस की रणनीति सही है, क्योंकि विरोधी से परेशान हो रहे हैं। वो अपनी पार्टी को संभाल तो ले, पहले 7 सांसद पहले चले गए, कुछ लोग जेल भी चले गए, कुछ लोग कोर्ट से कोर्ट दीवार हो गए, अब बहुत सारे उसमें टूट फूट होने वाली है, और इसलिए आम आदमी पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे उसके विधायक पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि टिकट भी बहुत लोगों को कटनी है, क्योंकि लोकप्रियता भी खत्म हो गई है। तो अपनी पार्टी पहले संभाले। वो राजा वडिंग के विरोध की बात नहीं, नारे हमारे नेताओं को लग रही है ना, हक में लग रहे हैं, और अच्छी बात है, हमारे नेताओं के पक्ष में नारे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कार्यकर्ता बड़े सक्रिय हैं और सब अपने नेताओं के नारे लगाते हैं। पहली बार तो नहीं हो रहा है, अनेक प्रदेशों में देखा है जब नेताओं के नारे लगते हैं तो वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, और इस कारण से जो आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। राजा वडिंग रोज कहते हैं कि चन्नी से नहीं लड़ाई है, चन्नी बड़े भाई हैं, पर चन्नी की नाराजगी तो सारी दुनिया को दिखाई दे रही है। राजा वडिंग की आंखें बंद करने से क्या होगा? चन्नी के साथ कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा ग्रुप है। ये सब लोग कन्विंस्ड हैं कि अगर पंजाब का चुनाव जीतना है तो चन्नी की लीडरशिप में लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप बदलने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है।
लेकिन आज पंजाब कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर पार्टी ने लीडर नहीं बदला तो चुनाव के बाद गुड्डे गुड़िया का खेल ही खेलना पड़ेगा। अब बात पेपर लीक की, जिसकी चर्चा आज देश भर में होती है। आज झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक बड़ा इशू बन गया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिलिमिनरी एग्जाम 19 अप्रैल को हुए थे। इसका पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में टेम्परिंग के आरोप लगे। छात्रों का इल्जाम है कि कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। हरियाणा यूपी के 400 उम्मीदवार पास हो गए। इसी गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से स्टूडेंट धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि पेपर को रद्द किया जाए। जेपीएससी, जीएसएससी और दूसरी एजेंसीज ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उन सब की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। पेपर लीक की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। परीक्षा में हुई देरी की वजह से जो नौजवान ओवरएज हो गए हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देने की मांग की जा रही है। दोषी अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पेपर लीक के खिलाफ 6 दिन से रांची में स्टूडेंट का धरना चल रहा है। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान किया। अभिजीत दिपके ने आंदोलन कर रहे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मांग को सपोर्ट किया। दिपके ने कहा कि खराब सेहत की वजह से वो रांची नहीं जा पा रहे हैं। जैसे ही तबीयत ठीक होगी वो रांची जरूर आएंगे। जी कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ हम पूरी तरीके से। बीजेपी ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। सबको पता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड सरकार सीबीआई जांच से डर रही है। ये पूरी सीबीआई जांच ही हम मांग रहे हैं और झारखंड में जो है सीबीआई जांच के बाद भी आज जो कांग्रेस विधायक दल का नेता है वो आप समझिए कि सीबीआई के रडार पे है। वो वर्षों से जो है वो सीबीआई के रडार पर इसलिए है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट सीट को बदलने का वो सबसे बड़ा गुनाहगार है और वो झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता है। इससे ज्यादा बड़ी स्थिति क्या हो सकती है मरणासन स्थिति। तो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार? भागेगी ना, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा किस कांग्रेसी के बच्चे उसमें नौकरी पा रहे हैं, किस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बच्चे पा रहे हैं, किस आरजेडी के बच्चे पा रहे हैं, सब आ जाएगा सामने। हालांकि झारखंड सरकार प्रेशर में है। इस मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई है। आज सीआईडी ने जेपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन एल खयांगसे से लंबी पूछताछ की। रांची, पलामू और हजारीबाग में 18 जगह रेड्स की। अब तक 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इस एक्शन से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, इसलिए प्रेशर कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की ने जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट के पैकेट और पानी की बोतल पहुंचाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बंधु तिर्की खुद वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनके यहां आने से माहौल सियासी हो जाता, इसलिए वो नहीं आए। आंदोलनकारी छात्रों ने भी कहा अगर कोई नेता उन्हें मॉरल सपोर्ट देता है तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में राजनीति नहीं होने देंगे। ये असल में माननीय बंधु तिर्की जी के सौजन्य से और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं, झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी भी रहे हुए हैं और उनके द्वारा ये एक सपोर्ट किया गया है। स्टूडेंट के जो मांगे हैं उनको देखते हुए उनके द्वारा यहाँ नाश्ता का पैकेट भिजवाया गया है। स्वयं क्यों नहीं आए? वो स्वयं इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे राजनीति न हो। यहाँ जो डिमांड है इनका जेन्युइन डिमांड है, इसके लिए 10 तरह का राजनीति न हो, इनको सपोर्ट के लिए सिर्फ वो हम लोग के द्वारा हम लोग को आदेश दिए कि जाके पहुंचा के खुद अपने से गाड़ी में रखे भी नाश्ता और पहुंचवाए। हम इस चीज का स्वागत करते हैं
क्योंकि हम लोग यहाँ किसी के छात्र नहीं हैं, हम लोग पूरे देश के छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं और हम लोग आने वाली पीढ़ी की आवाज हैं। जो भी हमें कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से अगर अपना सपोर्ट दे या सामाजिक रूप से दे या आर्थिक रूप से दे या फिर समर्थन के रूप में दे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। झारखंड की लोहरदगा सीट से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी कहा कि झारखंड सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी। हेमंत सोरेन की सरकार जल्दी से जल्दी छात्रों के साथ बातचीत करके इस विवाद को खत्म करेगी। निश्चित रूप से मैं नैतिक रूप से उनके साथ हूँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, क्या तैयारियां क्यों है, मैं खुद प्रशासनिक सेवा में मैं था, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं सरकार से, क्योंकि हेमंत सोरेन जी स्वयं संवेदनशील है, माटी पुत्र हैं, युवा हैं और वो उन चीजों को जानते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कार्रवाई हमारी हो रही है, अध्यक्ष ने रिजाइन किया है, सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है और जो हेमंत सोरेन जी ने ये 14वीं मैं समझता हूं अपने कार्यकाल में उन्होंने काफी एग्जाम कंडक्ट कराया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, अगर जो विपक्ष के लोग जिन आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि उन्होंने 16 साल में उन्होंने 5 एग्जाम कंडक्ट किए थे और जिसमें लास्ट टाइम हेमंत सोरेन जी के पहले जो उनकी सरकार थी, पूरी फुल फ्लेजेड जिसे कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहां 5 सालों में उन्होंने एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है किसी बातों कहने का। बावजूद इसके हम ये कहने हैं कि जो संवेदनशील सरकार होती है वो संवाद करती है और बच्चों से संवाद होना चाहिए और डेडलॉक बंद होना चाहिए, हटाना चाहिए, उनसे बातें होनी चाहिए और क्या बेहतर हो सके, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। पारदर्शी तरीके से वो विश्वसनीयता कायम रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी सफाई दी। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि छात्रों से बात हो रही है, उनकी कई मांगे मानी जा चुकी हैं, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही। संवाद दो तरह से होता है, एक संवाद प्रत्यक्ष होता है और एक संवाद परोक्ष होता है। छात्रों की जो भी आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, त्वरित जांच हुई, निष्पक्ष जांच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। रांची और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें थोड़ा फर्क है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मान लिया था कि पेपर लीक हुआ था। झारखंड में जेपीएससी के केस में भी जांच चल रही है। दिल्ली में सीबीआई ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, पर रांची में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली सीजेपी झारखंड में नजर नहीं आई। दिल्ली में सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां धरना और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थी, अपने सपोर्टर्स भी वहां भेजे थे, लेकिन यहां बीजेपी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। असल में पेपर लीक ऐसा इशू है जिस पर सियासत कम हो तो अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर लीक पर सियासत कर्नाटक में भी हो रही है। कर्नाटक में वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने 17 जुलाई को वेटरनरी अफसर के 400 पदों के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, लेकिन जिन लोगों ने यह एग्जाम दिया था उनमें से कुछ लोगों ने सबूतों के साथ दावा किया कि भर्ती पैसा लेकर की गई। ओएमआर शीट को बदला गया। यह मामला हाई कोर्ट में गया। सबूत देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी कहा यह दिन दहाड़े धोखाधड़ी का केस है। सरकार ने भी भर्ती के पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दी। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। एसआईटी का गठन कर दिया। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त तक एसआईटी को जांच रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। उम्मीदवारों का आरोप है कि वेटरनरी अफसर की एक पोस्ट 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची गई। कैंडिडेट्स ने ही बिचौलियों का स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो की तस्वीरें जारी की। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने 2 मिडिलमैन सिकंदर चौधरी और आरिफ मोहम्मद मुल्ला को गिरफ्तार भी किया है। कर्नाटक में कल सिविल पुलिस भर्ती का एग्जाम भी हुआ। 1453 पद भरे जाने थे। इस एग्जाम में भी हंगामा हुआ। एग्जाम देने वाले नौजवानों ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का नंबर मैच नहीं कर रहा।
इसके बाद हंगामा होने लगा। बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम का बॉयकॉट किया, लेकिन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया है। अथॉरिटी का कहना है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं, ओआरएम शीट का नंबर पेपर के नंबर से मैच करे जरूरी नहीं है। छात्रों को कंफ्यूजन हुआ, उसे दूर कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक सरकार की गड़बड़ी पकड़ी गई, अब इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कर्नाटक में वेटरनरी डॉक्टर्स का 400 डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू हुआ था। ये इंटरव्यू में कैंडिडेट कौन भाग लिया है वो बोल रहे हैं उसी से 80 लाख रुपया मांगा है। कोई मिडलमैन है, उसको फोन करते हैं, कौन पैसा दिया है उसका नाम आया, वो उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा बहुत कंप्लेंट है। बच्चे ने हमको कंप्लेंट दिया, मेरे ऑफिस आए थे, कंप्लेंट दिया। इसलिए मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखी हूँ, उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय हुआ है। कौन कौन इतना साल पढ़ के, वेटरनरी पढ़ के गवर्नमेंट जॉब का निरीक्षण में थे, उसको अन्याय हुआ है। इसके कारण उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय नहीं होना चाहिए। कौन मेरिट लिस्ट में आए हैं उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मैं मांग रही हूँ। बीजेपी ने कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन प्रियंक खरगे ने बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. So look at the scale. प्रियंक खरगे अंग्रेजी में कह रहे थे कि पहले छात्र धरने पर बैठे, 25 दिन भूखे रहें, फिर लाठीचार्ज होगा, तब उनके इस्तीफे का नंबर आएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये सब होने के बाद ही इस्तीफा दिया था। प्रियंक खरगे कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी सरकार के वक्त बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। प्रियंक खरगे के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंक खरगे के इनसेंसिटिव बयान से साफ है कि कांग्रेस स्टूडेंट्स के इशू पर सिर्फ ड्रामा करती है। हकीकत में कांग्रेस को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। नीट प्रवेश परीक्षा पर छात्र हितों का स्वांग रचाने वाली कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। जब कर्नाटक में वेटनरी प्रवेश परीक्षा और पुलिस प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के मन में इस विषय पर छात्रों के प्रति कुटिलता के साथ कितनी अहम मान्यता भरी हुई है। हम प्रियांक खड़गे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रियंक खरगे की बात है तो गैर जिम्मेदाराना। वो दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। पेपर लीक और इस पर प्रोटेस्ट दोनों ही गंभीर विषय हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। पेपर लीक प्रोटेस्ट का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के मामले में छात्रों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन छात्रों पर
अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हैं, उन्हें अगर सरकार वापस लेना चाहती है या एफआईआर रद्द करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादातर राज्यों में जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया उनके केसेस वापस हो जाएंगे। इससे तनाव और कम होगा। अब यूपी की बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के खिलाफ विपक्ष ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया वो गलत था। पप्पू यादव ने जिस तरह भगवा वस्त्र पहनकर चढ़ावे में चोरी का नाटक किया उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। रामगोपाल यादव ने साफ साफ कहा कि वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि पप्पू यादव ने जो किया वो साधु संतों का अपमान है, क्योंकि चढ़ावे में चोरी से साधु संतों का क्या लेना देना। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मजे की बात है कि जब रामगोपाल यादव ये बात कह रहे थे उस वक्त भी पार्लियामेंट परिसर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम सांसद चढ़ावे में चोरी का ड्रामा कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि आज के प्रोटेस्ट में पप्पू यादव मौजूद नहीं थे। कोई सांसद भगवा रंग के कपड़े पहनकर नहीं आया था। समाजवादी पार्टी के एमपीज ने दान पात्र रखा, विरोधी दलों के सांसदों ने उसमें चंदा डाला, फिर काउंटिंग हुई, कुल 47,000 रुपए जमा हुए। समाजवादी पार्टी ने कहा चंदे की यह रकम अयोध्या भेजी जाएगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा जब तक सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती तब तक समाजवादी पार्टी चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर इसी तरह प्रोटेस्ट करती रहेगी। सरकार से आप पूछिए कि आखिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। वो चर्चा आज करा दें, आज ही हाउस ऑर्डर में आ जाएगा। और जब तक ये चर्चा नहीं कराएंगे, अगर सदन में हम लोगों को इस मुद्दे पे बोलने का मौका नहीं देंगे, तो संसद के बाहर हम लोग इस मुद्दे को, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। सवाल 27 का नहीं है, सवाल सनातनियों की आस्था का है। सवाल उनके द्वारा जो किया हुआ सहयोग है, उस पर जो डकैती पड़ी है उसका है। 27 के लिए तो सवाल इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर डकैती डलेगी और विपक्ष चुप रहेगा तो मैं समझता हूँ हम लोग कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से हटेंगे। हम लोग बहुत जिम्मेदार विपक्ष हैं और इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने इस मुद्दे का खुलासा भी किया था। और खुलासा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगभग 60 दिन बीत गए। मुख्यमंत्री बताएं कितना दूध है, कितना पानी है, कहाँ दूध है, कहाँ पानी है, कि सब मिला के आप पी गए। इंटरेस्टिंग बात यह कि रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव के ड्रामे को गलत करार दिया, लेकिन धर्मेंद्र यादव पप्पू यादव से मिले और उनसे कहा कि चिंता न करें, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। इसलिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि रामगोपाल भले गलती मान रहे हों, लेकिन साधु संतों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की आदत है। संसद परिसर में जो हो रहा है वो इसी का सबूत है। संसद भवन प्रहसन का, कॉमिक का, स्टेज शो का या नुक्कड़ नाटक की जगह नहीं है। ऊपर से, और ये फैंसी ड्रेस का भी जगह नहीं है। ऊपर से जो उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके कुछ संतों की मिमिक्री की है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रामगोपाल जी का ये कहना कि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये वो बयान उनका है तो अच्छी बात है, ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रीति रिवाज, परंपरा और सनातन के संरक्षण संवर्धन को कम करने वाला एक्ट पप्पू यादव ने किया था। आज लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में इकट्ठा हुए, प्रोटेस्ट किया।
जिस वक्त प्रदर्शन चल रहा था उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी को तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अब तक रामलला के दर्शन करने तो गए नहीं, मंदिर निर्माण में कोई चंदा तो दिया नहीं, इसलिए राम मंदिर की बात करना समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। राम मंदिर के दान पात्रों में आई राशि चोरी हुई, इससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया, न ट्रस्ट ने न सरकार ने। जो लोग कैमरे पर चोरी करते पकड़े गए वो जेल में हैं। जिन्होंने मैनेजमेंट में लापरवाही की उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट से हटा दिया गया है। राम मंदिर में दान दक्षिणा की काउंटिंग अब कड़ी निगरानी में होने लगी है। जो एसओपी पहले बनाई गई थी उसे अब कड़ाई से लागू किया जा रहा है। एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वालों की तादाद कम नहीं हुई है, लोगों का भरोसा कायम है। लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इस मसले पर सियासत तो होगी, थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी भी होगी, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आजकल मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी चढ़ावे में चोरी की चर्चा हो रही है। राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट को एक चिट्ठी लिखकर सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावा चोरी में इल्जाम लगाया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसे इशू बनाया, लेकिन आज सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने राज ठाकरे को करारा जवाब दिया। ट्रस्ट ने कहा कि चढ़ावा चोरी हुई है, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने कहा कि 21 मार्च को पहली बार चोरी पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए 8 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और जो लोग पकड़े गए उनमें से ज्यादातर उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े हैं। सदा सरवणकर ने कहा कि 45 कर्मचारियों को पकड़ा गया, सबके खिलाफ एक्शन हुआ। इनमें वो कर्मचारी भी शामिल थे जो भक्तों के साथ वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी कर रहे थे। सरवणकर ने कहा कि पहले चढ़ावे की रकम 45 लाख तक होती थी, वो बढ़कर 98 लाख हो गई है। उन्होंने कहा यह बात सच है कि ट्रस्ट ने ही एसीबी को जांच के लिए कहा था, ऑडिट कराने की मांग की थी, लेकिन चोरी से मौजूदा ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चोरी 2019 से हो रही थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। सरवणकर ने कहा कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं ठीक की हैं, उसकी वजह से मंदिर में दलालों का नेटवर्क टूटा है। 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहले वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है, तभी क्यों नहीं ज़्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटे में नहीं होते, उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग, कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो
वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे। उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया। उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था, वो उबाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक ट्रस्ट को एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई। दावा किया कि ये लेटर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लिखा गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ट्रस्टी राहुल लोंढे ने कहा कि ट्रस्ट ने कभी एकनाथ शिंदे को कोई लेटर नहीं लिखा। राज ठाकरे किसका लिखा लेटर पढ़ रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। राहुल लोंढे ने कहा कि यह बात सच है कि उनके कार्यकाल में दान की रकम में पहले के मुकाबले करीब 18 करोड़ का अंतर आया है। इसीलिए उन्होंने पिछले ट्रस्ट के कार्यकाल की ऑडिट की मांग की है। उन्होंने कहा कि दान की रकम का इस्तेमाल स्टाफ की सैलरी और मंदिर से जुड़े खर्चों पर होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त मंदिर के चढ़ावे को मनमाने तरीके से खर्चा गया, इसलिए ऑडिट होना तो जरूरी है। हमने जो लेटर लिखा है ट्रस्टी बोर्ड ने, जो 8 ट्रस्टी यहाँ पे बैठे, हमारा यही कहना था कि हमने भी कुछ उपाय योजना 1.5 साल में की है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था भक्तों के माध्यम से, वो पहला कम था, अभी कैसे बढ़ा, इसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे 46 कर्मचारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने के बाद अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है कि हमने साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसके जो अपर पुलिस महासंचालक थे आदरणीय विश्वास नांगरे पाटिल, उनको भी लिखित स्वरूप में ये कंप्लेंट हमने दर्ज की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री 2019 में कौन थे, वहां पे ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तभी शिव भोजन जो योजना थी जो लागू की गई थी, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक, सुनिए, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक भी शिव भोजन को दिया था। जो पैसा मंदिर का 10 करोड़ रुपए शिव भोजन केंद्र को दिया था 2019 में 20 में, उसके भी ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट का रिपोर्ट भी हमारे पास आना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मामला सीरियस है, इसकी जांच होगी, दोषी चाहे कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ मतलब जो चंदा जमा होता है, तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा। राज ठाकरे इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब उंगलियां उद्धव ठाकरे के पार्टी पर उठने लगी तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अपना ट्रैक बदल लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने की साजिश हो सकती है, इसलिए वो जांच पूरी होने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। इंक्वायरी करने के लिए किसी का खत लिखना और कुछ लिखना ये जरूरी नहीं है। महज ये मुद्दा जो है आए दिन राम मंदिर की चोरी होने के बाद इसको गरमाया गया है। वास्तव में यहाँ पर भी जांच हो जाती तो ये तमाम मुद्दों के सवालों के जवाब हमको मिल जाते। मैं राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार से अन्य कोई प्रकरणों को हवा दी जा रही होगी तो सिरे से गलत है। एक बार जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिद्धिविनायक मंदिर में भी चोरी ट्रस्ट ने पकड़ी, चोरी और ठगी करने वालों को जेल भिजवाया। जब राज ठाकरे ने यह मामला उठाया था तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि लूट करने वालों में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं का भी नाम है। अब ऑडिट होगा तो सारा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन आज काशी से अच्छी खबर आई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुछ लोग भक्तों से वीवीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर पैसा वसूल रहे थे। पुलिस ने ऐसे दलालों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। आज 8 ऐसे दलालों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। असल में सावन का महीना चल रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज मैसूर से आए 4 भक्तों को सुगम दर्शन कराने का वादा करके वसंत पांडे नाम के दलाल ने 4000 रुपए वसूल किए। इसी दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर वसंत पांडे भक्तों को वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा ने तुरंत एक्शन लिया। आसपास के दुकानों से पूछताछ करके भीड़ में छुपे बसंत पांडे को पकड़ लिया। मौके पर ही 4,000 रुपए वापस कराए और भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कराए। वापस करो। पैसा मिला आपको? नहीं क्या नाम है तुम्हारा? बसंत पांडे। कहाँ लगा रहे भाई? क्यों पैसा लिए इनसे? लाइन का क्या मतलब है? 4,000 रुपए लेने का क्या मतलब था? सारी दुनिया जो है फ्री में इतने बढ़िया से दर्शन कर रही है, तुम 4,000 रुपए बाहर के आदमी से लेके छोड़ दिया अभी तरफ। काशी पुलिस ऐसे दलालों पर सख्त नजर बनाए हुए है। पिछले 24 घंटे में बसंत पांडे जैसे 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये सभी लोग भक्तों को दर्शनों के नाम पर लूट रहे थे। काशी पुलिस ने भक्तों से अपील की है कि वो ऐसे ठगों से सावधान रहें। बाबा के दर्शनों के लिए कोई फीस नहीं लगती। लगातार ऐसे लोगों को जो कि दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या किसी प्रकार की मांग करते हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु टीमें गठित की गई हैं। सादे कपड़ों में ये टीमें घूम रही हैं। लगातार इन पर नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो तत्काल उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में कल 8 लोगों को और आज भी सुबह एक महिला के साथ कुछ पैसे की मांग की जा रही थी, तो उसके क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। लगातार मेरे श्रद्धालुओं से भी अपील है कि सभी को सुगम दर्शन प्राप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार की अगर आपसे किसी कोई पैसे की मांग करता है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। ये बात बार बार सामने आती है कि बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन कराने के नाम पर कुछ लोग श्रद्धालुओं को लूटते हैं। कहीं टूरिस्ट गाइड तो कहीं होटल चलाने वाले काम करते हैं, कहीं तो मंदिर के बाहर फूलमाला बेचने वाले भी ये धंधा करने लग जाते हैं। वाराणसी की पुलिस की प्रशंसा करनी होगी कि उसने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और ठगी करने वालों को पकड़ा। ऐसे मामलों में दर्शन के लिए जाने वाले लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और मंदिरों में जगह जगह लिखकर भी लगाया जाना चाहिए कि इस तरह की ठगी करने वाले लोगों से जनता सावधान रहे। हमारे देश की महिला पहलवानों ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के को लेकर कोर्ट में जो केस फाइल किया था, इस मामले में आज अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। इस मामले में को एक्यूज विनोद तोमर को भी आरोप मुक्त कर दिया गया है। फैसले के वक्त फॉर्मर एमपी ब्रिजभूषण शरण सिंह और रेसलिंग फेडरेशन के फॉर्मर सचिव विनोद तोमर दोनों कोर्ट में मौजूद थे। मामला आपको याद होगा जनवरी 2023 में सामने आया था। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जंतर मंतर पर धरना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने तो शिकायत वापस ले ली थी। 2 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। फैसला आने के बाद ब्रिजभूषण ने कहा कि वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। आज कोर्ट ने उनकी बात पर मोहर लगा दी। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रिजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। सर, जो राजनीतिक रास्ता आपका रुक गया था सफर, वो फिर दोबारा शुरू करेंगे? वही जो राम रच रहा था। फैसले को ब्रिजभूषण ने अपनी जीत बताया, लेकिन विनेश फोगाट ने कहा कि महिला पहलवान इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर लंबा पोस्ट लिखा।
उन्होंने आरोप लगाया कि शुरू से ही सरकार और सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने में लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, लेकिन रेसलर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पहलवान सम्मान की लड़ाई जारी रखेंगे। प्रियंका गांधी ने भी ब्रजभूषण के बरी होने पर सरकार पर तंज कसा। आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों का अपमान करने वालों को बचाती है। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में कोर्ट का फैसला अपेक्षित था। कई लड़कियों ने केस वापस ले लिए थे, कई गवाह कमजोर पड़ गए थे, लेकिन इस केस ने ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक ताकत को बांध दिया था। वो 6 बार के एमपी हैं। इस पूरे क्षेत्र में बाहुबली ब्रजभूषण का दबदबा है। वो बिगड़ जाएं तो बीजेपी को विधानसभा की कई सीटें हरवा सकते हैं। अब एक्विटल के बाद उनकी दबंगई और बढ़ेगी, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। सियासत में जो ताकत कम हुई थी वो अब दोगुनी होकर वापस आएगी। आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िए मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की तरफ से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर कई शिकायतें मिलती रहती हैं। इस बार सरकार की तरफ से डीजे के लिए स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं। 12 फीट से ऊंचे और 10 फीट से चौड़े डीजे को यूपी में एंट्री नहीं मिल रही। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के प्रमुख कांवड़ रूट पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। योगी ने कहा कि सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, और कांवड़ियों से भी यह अपेक्षा है कि उनकी वजह से आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं, और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, सावन के पहले दिन तेजस्वी यादव का अलग रूप देखने को मिला। माथे पर त्रिपुंड लगाए तेजस्वी यादव सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। आध्यात्म में रंग में रंगे तेजस्वी यादव ने सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बिहार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज सावन का पहला त्यौहार है। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो आप सबकी रक्षा करें, आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करें। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कल सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे।
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में काकोली घोष और एनसीपीआई सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। E20 पेट्रोल के विरोध में कल अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे।